बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर होल्डर के बारे में बात करेंगे। शेयर होल्डर का जो रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में या कंपनीज में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर ही वो सेगमेंट है जो आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पहले देखते हैं कि हु इज़ अ शेयर होल्डर। अ पर्सन हु ओन शेयर ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। तो कंपनी, अगर से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं, एक कंपनी के 100 शेयर हैं, तो अगर एक आदमी ने एक शेयर परचेज किया, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, वो कंपनी से परचेज करते हैं, तो वो कंपनी के 1% शेयर ओनर बन जाते हैं। कंसिडर्ड एज को ओनर विद सर्टेन राइट्स एंड ओब्लिगेशन, उनके अपने राइट्स भी होते हैं और ओब्लिगेशंस भी होते हैं। ओब्लिगेशंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द शेयर, कि शेयर के टाइप क्या है, तो वो उस लिहाज से उसके ओब्लिगेशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। शेयर्स के टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। मेनली ऑर्डिनरी शेयर ही होते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, इक्विटी होल्डर कहते हैं। तो देखते हैं उनके साइलेंट फीचर क्या हैं, जिससे हम ऑर्डिनरी शेयर को पहचान सकते हैं। शेयर्स में एक सबसे पहली जो खासियत है, जो करेक्टरिस्टिक्स है या फीचर कहें या करेक्टरिस्टिक्स कहें, वो परमानेंसी है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैन नॉट बी रिफंडेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में उसके वो पैसे उसको वापस नहीं होते। वो शेयर किसी और को बेच तो सकते हैं, लेकिन कंपनी जो शेयर इशू करती है, वो इस इंटेंशन के साथ इशू करती है कि वो हमेशा के लिए शेयर्स इशू रहेंगे। तो कंपनी दैट अराइजेज इक्विटी डज नॉट हैव टू प्लान फॉर इट्स रीपेमेंट, तो उसकी कोई रीपेमेंट बेसिकली प्लान कंपनी नहीं करती, और ना ही उसकी कोई नॉमिनल कास्ट होती है। कि कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, कंपनी के लिए मस्ट नहीं होता कि वो उसको डिविडेंड पे करे, उसको पीरियडिकली पेमेंट्स उसके हों, जिस तरह प्रेफर्ड स्टॉक में होते हैं या जिस तरह बॉन्ड में होते हैं। तो शेयर होल्डर इवन वोट भी कर सकते हैं कि वो डिविडेंड नहीं लेंगे, और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी को बिल्ड करने के लिए, कंपनी को स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट में सबसे पहले बाकी शेयर होल्डर, बाकी जो पार्टीज हैं, जिस तरह बॉन्ड होल्डर हैं, जिस तरह बैंक्स हैं, उनको मिलता है। उसके बाद इनको सिर्फ रेजिडुअल प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। जो कुछ बचता है कंपनी के पास, तो फिर उनका उस पे हिस्सा होता है, उससे पहले इनका कोई, इनको राइट्स नहीं मिलता। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आफ्टर ऑल अदर क्लासेस ऑफ कैपिटल हैव बीन एडिक्वेटली कंपनसेटेड। सबको उनका राइट मिला है, बैंक को इंटरेस्ट मिला है, बॉन्ड वालों को कूपन पेमेंट मिला है, प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड मिला है, तो उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इनका है। रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स है, तो एसेट्स पे भी इनका रेजिडुअल क्लेम है, कि एसेट में जो कुछ बच जाता है तो वो इनका होता है। हाँ, लेकिन अगर लिक्विडेशन हो तो उसमें जो प्रेफर्ड स्टॉक वाले हैं, उनको सिर्फ उतना मिलता है जितना उनका बनता है, उनकी वैल्यू है, उससे ज्यादा उनको नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ पे क्लेम ऑफ क्रेडिटर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर डेट आर शेयर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स का अगर ज्यादा बच जाता है तो वो शेयर होल्डर का है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मे क्लेम on the company's asset after claim of creditor and other class of shareholder have been met in full। तो जो बाकियों को उसका हिस्सा मिलता है, तो उसके बाद सबसे आखिर में शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। इसी तरह कम्युनिटिव वोटिंग राइट है। कम्युनिटिव वोटिंग राइट ये है, जो कि जब भी इलेक्शंस हो रहे हों कंपनीज के डायरेक्टर्स के बारे में, तो उसमें एक, मतलब अगर मेरे पास एक शेयर है और 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बेसिकली मेरे पास 10 वोट होते हैं। अब हो सकता है ये 10 वोट मैं सिर्फ एक डायरेक्टर को दे दूं या 10 इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को दे दूं, तो ये कम्युनिटिव में बेनिफिट होता है। और राइट टू परचेज न्यू शेयर्स, कंपनी के शेयर होल्डर के पास होता है। ए शेयर होल्डर इज नॉट obliged टू बाय न्यू शेयर्स, लेकिन फिर भी वो जरूरी नहीं कि वो खरीदें, लेकिन खरीद सकते हैं। एक राइट शेयर भी एक 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 कंसेप्ट है, कि जब भी कंपनीज नए शेयर इशू करेंगे, तो पुराने शेयर होल्डर को पहले चॉइस देंगे कि वो शेयर खरीद लें, लेकिन वो उनके लिए जरूरी नहीं होता कि वो उनको खरीद लें, लेकिन उनके परसेंटेज ऑफ शेयर को मेंटेन करने के लिए उनके पास ये राइट होता है। दे हैव द राइट टू परचेज न्यू और सेल देयर एग्जिस्टिंग शेयर, तो वो दोनों सूरतों में आजाद होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, तो दोज हु इन्वेस्ट विद द इंटेंशन ऑफ पार्टली आर फुल्ली ओनिंग, रनिंग एंड कंट्रोलिंग अ कंपनी आर कॉल्ड इंटरनल शेयर होल्डर। वो जो जिनका इंटेंशन होता है कि कंपनी को कंट्रोल करना है, कंपनी को इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी पे आके एक तरह से आप कह सकते हैं कि कब्जा कर लें,
तो वो इंटरनल शेयर होल्डर कहलाते हैं। दोज हु इन्वेस्ट इन द कंपनी विद अ व्यू टू अर्न अ रिटर्न on their investment but have no intention of participating of management of the company putting their nominees on its board। तो वो एक्सटर्नल शेयर होल्डर कहते हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल शेयर होल्डर में ये है कि companies that invest in other companies with intention of owning, controlling and running them, private individual who have large amount of capital at their disposal and are able to invest heavily in company with an intent of owning, controlling and managing। वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन ये है कि जो इंटरनल शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो कंपनी को कंट्रोल करें, 50% से ज़्यादा उनके पास शेयर हों, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी का लगाएं, वो ऑडिटर अपनी मर्जी का लगाएं, वो सारे मामलात कंपनी के सारे मामलात में वो अमल दखल रखते हैं, इसलिए उनको इंटरनल शेयर होल्डर कहते हैं। और एक्सटर्नल शेयर होल्डर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो होते हैं कि वो विश टू अर्न रिटर्न विदाउट पार्टिसिपेटिंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और वो बाकी इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं, कंपनी के मामलात में वो इस तरह से एज सच इंटरेस्टेड नहीं होते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड, मैनेज्ड फंड, पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर, तो सारे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की क्या कैपेबिलिटीज होते हैं? इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी एंड मस्ट अर्न डिसेंट रिटर्न। क्योंकि वो उनकी एक्सपीरियंस होता है तो वो एक ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और पता होता है कि किस कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ से वो ज़्यादा रिटर्न अर्न करने की कोशिश करते हैं। हैव नॉलेज एंड पावर टू इन्फ्लुएंस द बोर्ड ऑफ एन इन्वेस्टिंग कंपनी। जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो उनके बोर्ड को अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? शेयर होल्डर बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको अकाउंटेबल हो, उनको रेस्पॉन्सिव हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये हो कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको आंसरेबल हो, ट्रांसपेरेंसी हो सारे डिसीजन में। ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है कि सारे इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन ले रहे हैं और डायरेक्टर अलाउ न करें सेल्फ इंटरेस्ट को टू प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। डायरेक्टर शुड मैनेज देयर कंपनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली शोइंग गुड प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा ग्रोथ होना चाहिए और द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन शेयर होल्डर के पास क्या टूल्स हैं, क्या जराए हैं जिससे शेयर होल्डर अपना कंट्रोल रख सकें कंपनी के ऊपर? तो उसमें कंपनीज के एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग सेफगार्ड फॉर शेयर होल्डर्स। लार्ज ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो जब भी कर रहे हों तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज भी करने होते हैं और वो अप्रूव्ड भी करने होते हैं शेयर होल्डर से। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने इसको हाईलाइट किया है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ ताल्लुक होता है, एक डायरेक्टर का दूसरे के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, तो वो एक एसेट दूसरे को बेचते हैं, दूसरा अपना एसेट उसको बेचते हैं। एसेट पर्सनल बेसिस पे बेचने वाले कंपनी के एसेट को बेचता है, खरीदने वाला पर्सनल बेसिस पे उसको खरीद लेता है, तो उसको बेनिफिट होता है। ये अपने कंपनी के एसेट उसको बेचते हैं, वो अपनी कंपनी के एसेट उसको बेचते हैं, ये उसके कंपनी के एसेट खरीदते हैं, ये उसकी कंपनी के। तो इस तरह से ये उनके रिलेशनशिप्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंपनीज का नुकसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है कि ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर। ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना चाहिए कि अगर वो किसी एसेट्स को बेच रहे हैं। तो हम ये डे टू डे न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि उस कंपनी के एसेट उस सियासतदान ने अपने जानने वालों को बेच दिए, वो कंपनी उसको बेच दी, वो बसें उनको बेच दी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको हम रिलेटेड पार्टीज, थर्ड पार्टीज या थर्ड रिलेटेड पार्टीज कहते हैं। उस तरह के सारे ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने होते हैं। लॉ रिक्वायर्स लिस्टेड कंपनीज टू इशू पीरियाडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शेयर होल्डर्स। ये नॉर्मली क्वार्टरली होते हैं, सेमी एनुअली भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये क्वार्टरली हैं। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डायरेक्टर खुद को अपने कितने रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसको भी डिस्क्लोज करना होता है और एनुअली उनको बताना भी होता है। तो लास्ट कंसेप्ट है
एजीएम ऑफ शेयर होल्डर, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें शेयर होल्डर्स को मौका मिलता है कि वो क्वेश्चंस करें, वो वोटिंग करें, वो चीज़ों को डिस्कस करें, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करें और चीज़ों को समझें। तो शेयर होल्डर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर शेयर होल्डर फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो वही एक मौका होता है कि उनको अकाउंटेबल करें। जैसा कि हम देखें, अगर हम जनरल पब्लिक में देखें तो इलेक्शन वो मौका होता है जहाँ पे सियासतदान आंसरेबल होते हैं, आल्दो कि इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी उस वक्त वो आते हैं और बात सुनते भी हैं और बात करते भी हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हर साल जब एजीएम होता है तो उसमें आंसरेबल होते हैं। द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। कंपनी मस्ट इनकरेज अटेंडेंस बाय मेंबर एट एजीएम। देखो, अगर अटेंडेंस ही नहीं होगा, शेयर होल्डर आएंगे ही नहीं, जो कि यही कंसेप्ट ऑलमोस्ट प्रिवेल कर रहा है, लोग आते ही नहीं है, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो इसी वजह से कंपनीज में ये प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर कंपनी का जो सिस्टम देखा जाए, जो बनाया गया है, अगर उसमें एजीएम और शेयर होल्डर एक्टिविज्म हो तो फिर मसाइल बहुत कम होते हैं। दिस मीन्स दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड आफ्टर अ सुटेबल नोटिस एंड अ कन्वीनियंट प्लेस एट टाइम। ऐसा होना चाहिए कि शेयर होल्डर वहां पे पहुंच सकें। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके शेयर होल्डर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हैं तो मीटिंग कराची में रखा जाता है जानबूझ के, इसलिए कि उसमें कम से कम शेयर होल्डर आ जाएं। तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कन्वीनियंट प्लेस हो, सूटेबल हो और सूटेबल टाइम में नोटिस दिया जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें। मेंबर शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, द क्यूरीज शुड नॉट बी सप्रेस्ड, रेदर डेल्ट विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ऐसा होना चाहिए, आल्दो के होता नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि ऐसा हो। मैटर शुड बी पुट टू वोट इंडिविजुअली। दिस मीन्स अ सेपरेट रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड फॉर ईच एटम रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। कि हर एक इंडिविजुअल एटम को सेपरेटली शेयर होल्डर के सामने रखा जाए और उसके लिए वोट किया जाए, जो कि अक्सर नहीं होता। ये बात इसलिए यहाँ पे रेज किया गया है कि शेयर होल्डर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो एक चीज पे वोट कर रहे होते हैं, उसके अंदर चार और चीजों के लिए भी कानून बन जाता है या वो बिल पास हो जाता है। तो वोट काउंट एट ईजीएम इज बेस्ड ऑन 1 वोट पर शेयर, नॉट 1 वोट पर शेयर होल्डर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक वोट का, एक शेयर का एक वोट होता है, एक शेयर होल्डर का एक वोट नहीं होता। मेरे पास एक शेयर है, एक के पास 5000 शेयर हैं, तो वो 5000 शेयर वाला तो उसके पास 5000 वोट होते हैं। तो इसलिए कि शेयर होल्डर का वोट नहीं होता, शेयर का वोट होता है। तो ये जो ब्लॉक शेयर होल्डर होते हैं वो हमेशा अपने डिसीजंस कर लेते हैं। इन पाकिस्तान या आर इन एनी डेवलपिंग कंट्री, दिस effectively means that controlling shareholders who own more than 50% of the total shares succeeded in getting all their proposal approved। 50% हो या इवन 50% से कम हो तो वो उसके साथ मिल जाते हैं लोग। और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स का ये मसला होता है कि वो कलेक्टिव नहीं होते। अब एक के पास से फॉर एग्जांपल 30% शेयर हैं, तो बाकी 70% स्कैटर्ड है, तो 70% कभी कंबाइन नहीं होती। अगर कंबाइन हो जाए, इंडिविजुअल्स कंबाइन हो जाएं, तो वो डिसीजन स्ट्रांग ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कभी कंबाइन नहीं होते, मुतहद नहीं होते। तो इसीलिए जो ब्लॉक होल्डर होते हैं, जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने डिसीजंस और बिल पास करवा लेते हैं। शेयर होल्डर डू नॉट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द मीटिंग। ये उनके पास एक एजीएम में राइट होता है कि वो ना प्रेजेंट हो तो वो किसी और को भी अथॉरिटी दे सकते हैं, या कोई और भी मेथड्स होते हैं। ऑथराइज समवन एल्स टू अटेंड द मीटिंग on their behalf through signing a proxy form. The proxy holder can attend the meeting and vote on behalf of the shareholder but not sell the shares। तो वो वोट कर सकते हैं लेकिन शेयर को सेल नहीं कर सकते। लास्ट कंसेप्ट है शेयर होल्डर एक्टिविज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शेयर होल्डर का एक्टिव होना। किसी भी पार्टी का, किसी भी सेगमेंट का माशरे में एक्टिव होना उनके लिए फायदामंद होता है, सूदमंद होता है। शेयर होल्डर में टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रिकमेंडेशन गिवन बाय द बोर्ड। तो बोर्ड के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट अगर वो मुतहद हो जाएं, शेयर होल्डर एक्टिव हो जाएं, तो एक्टिविज्म से बड़ा फायदा होता है। ये जो एरियाज हैं जिनमें एक्टिविज्म शो की जा सकती है, जिसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है कि क्यों डायरेक्टर री इलेक्ट कर रहे हैं, क्या न्यू डायरेक्टर नहीं मिलते, इनमें क्या कौन सी खसूसियात हैं, तो उस पर वो डिलिब्रेशन करा के अच्छे डिसीजन करा सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के दोबारा ही आप यही ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इतने रेम्यूनरेशन क्यों दे रहे हैं। अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स, क्या ये ठीक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। डिविडेंड रिकमेंडेशंस,
और इसके अलावा शेयर होल्डर एक्टिविज्म पे बात की जा सकती है अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज और मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस जनरली स्पेसिफिकली एंड आस्किंग कंपनी टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स वो उन पे रिपोर्ट करे, evaluating company performance, analyzing financial reports or conveying their findings to other shareholders, change in the share capital, approval of proposal to issue right shares। तो जो राइट शेयर्स होता है मैंने पहले भी हल्का सा डिस्कस किया, जिसके पास जितने परसेंट, अगर एक के पास 50% शेयर हैं, अब नए अगर 100 शेयर इशू कर रहे हैं तो 100 शेयर पे 50 शेयर का हक उसका है जिसके पास ऑलरेडी 50% शेयर है, तो राइट शेयर होते हैं उसके। तो उसकी अप्रूवल लेना वो इसलिए कि वो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स दोबारा से अपने आप को शेयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनके सस्ते दामों खरीद के और फिर बेचना चाह रहे हैं, तो इस तरह के सारे मामला, कंपनी से रिलेटेड जितने भी मामला हैं उन पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म हो सकती है और शेयर होल्डर एक्टिविज्म होनी भी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, एजीएम और शेयर होल्डर टाइप्स, इंटरनल शेयर होल्डर, एक्सटर्नल शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किस तरह क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए, शेयर होल्डर को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।